किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करना पड़ता है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। प्रारंभ करते हैं हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास और भाग आज 23। इससे पहले 22 वीडियो हो चुके हैं। इसके नहीं देखे आपने अभी तक तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अपनी 3 PM पर क्लास होती है पाठों वाले 9 से 12 वाले, जिसमें कक्षा 9 की पुस्तक चल रही है कृतिका। उसका 3रा अध्याय हमने देखा था, रीढ़ की हड्डी, जगदीश चंद्र माथुर साहब का। तो वो 3 बजे वाली क्लास आपने नहीं देखी तो देख लीजिएगा। अनुरोध आपसे, वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अभी सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन क्लिक करना है, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से हैं। ठीक है, प्रारंभ करते हैं। रीतिकाल चल रहा है, आदिकाल भक्तिकाल हमने देख लिया। रीतिकाल में आज हम बात करेंगे रीतिकाल की जो प्रमुख धाराएं हैं। रीतिकाल की प्रमुख धाराएं शीर्षक लिखिए आप। देखिए, यहाँ से एक सवाल अवश्य पूछा जाता है। बात करते हैं, जहाँ लिखवाने वाली बात होगी मैं आपको बताता चलूँगा। रीतिकालीन कवियों को स्पष्ट रूप से हम बात करें तो 2 भागों में रखा जाता है, रीतिबद्ध और रीतिमुक्त। रीतिबद्ध और रीतिमुक्त। जिन कवियों ने काव्य रीतियों का पालन करते हुए काव्य रचना की, वे रीतिबद्ध कवि है जो कहलाए। काव्य की जितनी भी रीतियाँ, जो भी ढंग, जो भी नियम है, अनुशासन है, उसके अंदर रहते हुए, उस दायरे में रहते हुए, उनका पालन करते हुए अगर जिन्होंने काव्य सृजना की है वो तो रीतिबद्ध, रीति से बंधे हुए कवि है जो कहलाते हैं, रीति से जुड़े हुए। इनमें देखिए चिंतामणि, मतीराम, राजा जसवंत सिंह, भूषण, पद्माकर, श्रीपति, सेनापति आदि। तो आप लिखिए रीतिबद्ध कवि, रीतिबद्ध कवि, उसके सामने लिखिए चिंतामणि। अब सवाल इससे यहाँ से ऐसे बनता है कि निम्न में से रीतिबद्ध कवि है, तो 3 और दे दिए और 1 दे दिए यहाँ पर चिंतामणि मान लो, या मतीराम, तो ये क्या कहलाएंगे? रीतिबद्ध कवि। तो रीतिबद्ध कवि लिख के सामने लिखिए आप, चिंतामणि रीतिबद्ध कवि है, मतीराम साहब है, राजा जसवंत सिंह है, भूषण है, पद्माकर है, श्रीपति है, सेनापति है। ये रीतिबद्ध कवि हो गए। यहाँ से अवश्य सवाल पूछा जाता है। रीतिकाल की जो दूसरी धारा है वो है रीतिमुक्त कवियों की। इन कवियों ने क्या रीतिबद्ध कवियों की तरह ना तो लक्षण ग्रंथ लिखे और ना रीति में बंद कर काव्य रचना की। ठीक है, यानी कि जो रीति, जो ढंग है, उससे मुक्त होकर, स्वच्छंद होकर इन्होंने जो रचना की, इसीलिए ये रीति मुक्त जो कहलाते हैं। जहाँ पर रीतिबद्ध कवियों ने चमत्कार प्रदर्शन के लिए अपनी बुद्धि प्रेरित कविता की, वहीं रीतिमुक्त कवियों में भाव पक्ष की प्रधानता रही है। तो पूछ लिया जाए रीतिमुक्त कवियों में किस पक्ष की प्रधानता रही, कला पक्ष या भाव पक्ष? तो ज़्यादा भाव पक्ष है जो देखने को मिलता है प्रधान रूप से। ठीक है, घनानंद ने कहा भी है, ये लिख लीजिए, घनानंद लिखिए, या घनानंद ने कहा है, लोग है लाग कवित्त बनावत, मोहि तो मेरे कवित्त बनावत। लोग है लाग कवित्त बनावत, मोहि तो मेरे कवित्त बनावत। ये किसने कहा है? घनानंद ने कहा है। तो ये पंक्ति देकर पूछा जा सकता है किसका कथन है। ठीक है, अब आगे लिखिए आप, रीति मुक्त कवि, रीतिमुक्त कवि। देखिए, इस धारा के कवियों की हम बात करें तो घनानंद, बोधा, ठाकुर और आलम। रीति मुक्त कवियों में नाम आता है घनानंद का, बोधा का, ठाकुर का और आलम का। ये विशेष प्रसिद्ध हैं और यहाँ से सवाल अक्सर पूछा गया है, पूछा ही जाता है। रीतिमुक्त जो रीतिकाल की जो धारा है, यहाँ से सवाल पूछा जाता है। विद्वानों ने रीतिकाल में कवियों की एक और धारा का उल्लेख किया है, रीति सिद्ध धारा कहा है जिसे। तो मुख्यतया तो स्पष्ट रूप से तो 2 भागों में ही रखा जाता है रीतिकालीन कवियों को, जिसमें रीतिबद्ध हो गया और रीति मुक्त हो गया। लेकिन आगे जो विद्वानों ने और इस पर रिसर्च वगैरह की, तो विद्वान रीतिकाल में क्या कवियों की एक और धारा का उल्लेख करते हैं, जो कौन सी? रीति सिद्ध धारा। तो ठीक है, अब रीति मुक्त, रीति सिद्ध और रीतिबद्ध, ये 3 धाराएं हो गई। तो ये निम्न में से रीतिकाल की धारा नहीं है, या निम्न में से रीतिकाल की धारा है। तो इस यहाँ ऐसे भी सवाल बन सकता है सामान्य। तो इन कवियों ने लक्ष्य लक्षण परंपरा का पालन है जो नहीं किया था, किंतु इनकी कविताओं में रीति परिपाटी की सभी विशेषताएं मिलती है। रीति सिद्ध कवियों में बिहारी सर्वाधिक प्रसिद्ध है।
नोट कर लीजिए, ये पूछा गया है सवाल। रीति सिद्ध कवियों में बिहारी है जो सर्वाधिक प्रसिद्ध है। वैसे रीति सिद्ध धारा को रीतिबद्ध धारा का ये क्या माना जाता है? अंग है जो माना जाना चाहिए। लिखिए, रीतिबद्ध धारा के प्रमुख कवि जो अपने ऊपर हमने बात की थी ना, इसकी चिंतामणि की, सेनापति की, यहाँ पर मतीराम साहब की, जसवंत सिंह की। तो अब लिखिए आप एक एक को डिटेल से हम देखते हैं। रीतिबद्ध धारा के प्रमुख कवि, सबसे पहले चिंतामणि त्रिपाठी, सन 1609 से 1600 पीछे से इनका समय काल रहा है। चिंतामणि त्रिपाठी ये हैं रीतिबद्ध धारा के प्रमुख कवि। देखिए, चिंतामणि साहब का जो जन्म है वो तिकवामपुर कानपुर जिले के अंतर्गत है जो आता है होता है। इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। चिंतामणि त्रिपाठी के पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी। भूषण, मतीराम और जटाशंकर इनके भाई थे। जो कवि भूषण है, मतीराम जो है और जटाशंकर, ये इनके क्या थे? भाई थे। इनका जन्म काल संवत जो है संवत 1666 के लगभग माना जाता है और ये आचार्य कवि थे। इनका कविता काल संवत, कविता काल का 1700 के आसपास ठहरता है। इन्होंने कवि कुल कल्पतरु लिख लीजिए। चिंतामणि का है, चिंतामणि आगे डेस करके लिख लीजिए। कवि कुल कल्पतरु ये जो ग्रंथ है 1707 में लिखा। ये भी पूछा गया कई बार कि किसका ग्रंथ है ये। और कोटवाले में दे सकता है। चिंतामणि का ग्रंथ दे दिया सामने, मतीराम का दे दिया, सेनापति का दे दिया और कोई बिहारी का दे दिया ग्रंथ। फिर मिलान करने के लिए पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से भी सवाल पूछा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली। लिख लीजिए लाइन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के अंदर जो रीति ग्रंथों की परंपरा है, रीति ग्रंथों की जो लिखने की परंपरा है, वो जो अखंड परंपरा है वो चिंतामणि त्रिपाठी से क्या शुरुआत होती है, स्टार्टिंग पॉइंट है, ये ओरिजिन है, यहीं से होता है उद्गम। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, लिख लीजिए ग्रंथ किसके? चिंतामणि त्रिपाठी के। ग्रंथों में लिखिए काव्य विवेक, पहला है काव्य विवेक, दूसरा कविकुल कल्पतरु कई बार पूछा गया, और तीसरा काव्य प्रकाश ये भी पूछा गया है। रसमंजरी, छंद विचार, पिंगलोर रामायण, जिनमें काव्य विवेक, कविकुल कल्पतरु, काव्य प्रकाश और रसमंजरी, जिसमें से ये तीन जो है ये कई बार पूछे गए। काव्य विवेक, कविकुल कल्पतरु और काव्य प्रकाश। तो इनका विशेष तौर से ध्यान में रखिए। चिंतामणि त्रिपाठी के हैं ये ग्रंथ। भूषण, मतीराम, जटाशंकर इनके भाई है। और कविकुल कल्पतरु का जो संवत है ग्रंथ का रचना को 1707 संवत। शुक्ल साहब क्या कहते हैं कि हिंदी रीति ग्रंथों की जो अखंड परंपरा है वो चिंतामणि त्रिपाठी से चली थी, यहीं से शुरुआत है जो मानी जाती है। ये शाहजी भोसले, शाहजहाँ और दारा सिक्कों के आश्रय में रहे थे। ठीक है, इन राजाओं के आश्रय में रहे थे। इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो कविकुल कल्पतरु है, जिसकी विशेष चर्चा रहती है। इन्होंने काव्य का स्वरूप, गुण, अलंकार, दोष, शब्द शक्ति, ध्वनि, रस, नायक नायिका भेद आदि काव्यांगों का क्रमशः निरूपण देखने को मिलता है। इस ग्रंथ के निर्माण में चिंतामणि ने मम्मट, विश्वनाथ, धनंजय, भानुमिश्र, काव्यशास्त्र के अंदर इन सब का नाम आप सुनोगे आगे। मम्मट, विश्वनाथ, धनंजय, भानुमिश्र आदि के ग्रंथों से सहायता ली है। किस ग्रंथ के निर्माण में? कविकुल कल्पतरु के निर्माण में चिंतामणि ने मम्मट, विश्वनाथ, धनंजय और भानुमिश्र आदि ग्रंथों से सहायता ली है। पूछा जा सकता है कविकुल कल्पतरु की रचना निर्माण में चिंतामणि ने किन की सहायता ली है, किन के ग्रंथों की? तो ये ध्यान में रखिएगा। काव्य के सभी अंगों के निरूपण का मार्ग सर्वप्रथम हिंदी में जो है इन्होंने ही चलाया था। देखिए, काव्य के सभी अंगों के निरूपण का जो मार्ग है सर्वप्रथम हिंदी में इन्होंने ही चलाया था। ये भी आप नोट कर लीजिए बात। इनकी ब्रज भाषा विशुद्ध थी, बिल्कुल। विषय वर्णन में भी ये सिद्धहस्त थे। ये एक उत्कृष्ट कवि थे। इनकी रचना का एक सुंदर उदाहरण है। तो ये आप पहली पंक्ति लिख लीजिएगा और चिंतामणि लिख लीजिएगा। ये ही उदारत है तीने जे परे, मोह महोदधि के जल फेरे। ठीक है, लिख लीजिए चिंतामणि। ठीक है मामला। अब देखिए आगे मतीराम 17वीं शती। मतीराम साहब की बात आती है तो मतीराम को कवि चिंतामणि भूषण का क्या भाई माना जाता है? कवि चिंतामणि जो ऊपर हम देख रहे थे भी, उनका भूषण का भाई माना जाता है। मतीराम को कवि चिंतामणि
और भूषण, जैसे हमने बात की। इनका जो जन्म है वो भी तिकोवामपुर कानपुर में संवत 1674 के लगभग माना जाता है, मृत्यु संवत 1773 के आसपास। बूंदी नरेश जो थे भाव सिंह के आश्रय में बहुत समय तक ये रहे थे। ये पूछा गया कई बार, मोतीराम लंबे समय तक कहाँ पर रहे थे, किसके आश्रय में रहे थे, तो बूंदी नरेश भाव सिंह के आश्रय में रहे थे। ठीक है, ये लिख लीजिएगा लाइन। उनके ही आश्रय में इन्होंने ललित ललाम, ये रचना भी पूछिए, ललित ललाम नामक अलंकार ग्रंथ की रचना की थी। लिख लीजिए, इन्होंने या मोतीराम ने ललित ललाम नामक अलंकार ग्रंथ की रचना की थी। तो ये पूछा जा सकता है ललित ललाम किस प्रकार का ग्रंथ है, एक अलंकार ग्रंथ है। रीतिकाल के कवियों में मोतीराम का जो नाम है वो बहुत आदर के साथ लिया जाता है। मिश्र बंधुओं ने तो इनको हिंदी के नवरत्नों में भी स्थान दिया है। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ है, लिखिए प्रसिद्ध रचना या प्रसिद्ध ग्रंथ किसके, मोतीराम के। रसराज, दूसरा ललित ललाम, अलंकार, पंचाशिका, छंदसार, साहित्यसार और लक्षण श्रृंगार, जिनमें आपको ललित ललाम, अलंकार, पंचाशिका, छंदसार और साहित्य शास्त्र तो याद रखनी ही रखनी है विशेष तौर से। जिसमें ललित ललाम और साहित्य, ये छंदसार और अलंकार, पंचाशिका कई बार पूछे गए ये तीनों। ठीक है, बिहारी की तरह ही इन्होंने मोतीराम सतसई की रचना की। जैसे बिहारी ने बिहारी सतसई लिखा और उससे उनको बहुत प्रसिद्धि मिली बेसबब, उसी प्रकार मोतीराम ने मोतीराम सतसई की रचना की। इनके दोहों की सरसता भी बिहारी के दोहों के समान ही है, बड़े ही सरस है इनके दोहे भी। मोतीराम की रचनाओं में ना तो शब्दाडंबर है, शब्दों का कोई आडंबर देखने को मिलता है, ना भावों और भाषा की कृत्रिमता देखने को मिलती है। रसराज और ललित ललाम मोतीराम के अति प्रसिद्ध ग्रंथ है। अति प्रसिद्ध ग्रंथों के बात आए मोतीराम की तो जिसमें रसराज आता है और ललित ललाम आता है। इन्होंने अपनी कविता में राधा और कृष्ण का अलौकिक प्रेम जग के व्यवहार में किस प्रकार उपयोगी है ये भली प्रकार से है जो स्पष्ट किया, अभिव्यक्त किया है। रीतिकालीन कवियों में मोतीराम की सी चलती भाषा और सरस व्यंजना पद्माकर को छोड़कर अन्यत्र जो दुर्लभ है। जिस प्रकार की भाषा शैली का इन्होंने प्रयोग किया भाषा का, वो पद्माकर को छोड़कर अन्यत्र कवि में जो विशेष तौर से देखने को नहीं मिलती है। इनके रसराज में श्रृंगार रस का वर्णन है। रसराज में रस से पता चलता है श्रृंगार रस का जो वर्णन है, परंतु प्रधानतः इसमें नायिका भेद का विस्तार है। नायिका भेद का ज़्यादा डीपली जो विस्तार से व्यापकता देखने को मिलती है। मोतीराम के अनुसार नायिका वह है जिसको देखकर चित्त में भावों की उत्पत्ति हो। लिख लीजिए, ये कई बार पूछा गया, जिसको देखकर चित्त में भावों की उत्पत्ति हो, नायक वो नायिका है। ये किसका कथन है, ये किसका वक्तव्य है, तो मोतीराम का। ये कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। मोतीराम के अनुसार नायिका वह है जिसको देखकर चित्त में क्या भावों की उत्पत्ति हो। और इनकी कविता का उदाहरण है एक, वो भी लिख लीजिए। कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगनी चारू गोराई। ये भी पूछा गया है, कुंदन को रंग फीको लगे, इतना देखकर भी पूछा जा सकता है। कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगनी चारू गोराई। कौन, मोतीराम। आगे देखिए साहब, ये भी बता देता हूँ। आखिन में अलसानी चितौनी में मंजू बिलासन की सरसाई, को बिनु मोल बिकात नहीं मोतीराम लहे मुस्कानी मिठाई। और जो जो निहार ये नेरे वे नैन त्यों त्यों खरी निकरे से निकाई। तो मोतीराम की रचना में भाषा के माधुर्य गुण के अतिरिक्त गांधीर्य का भी विशेष गुण देखने को मिलता है। प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, औज गुण, ये हम आगे देखेंगे। इनकी कविता में आचार्य का जो तत्व है उसके साथ साथ में भाव, सौंदर्य और सरसता भी पर्याप्त देखने को मिलती है। तो ये थे साहब मोतीराम साहब, और ऊपर हमने देखा चिंतामणि साहब को। अब बात करते हैं भूषण साहब की, जो इनके भ्राताश्री हैं। ये भी 1613 से 1775 ईस्वी की बात हो रही है यहाँ पर। अब आगे हम डिटेल में संवाद में देखेंगे। तो वीर रस के प्रसिद्ध कवि भूषण का जन्म कानपुर के समीप तिकोवामपुर नामक स्थान पर संवत 1670 में हुआ था। देखिए, रीतिकाल के अंदर हालांकि विशेष तौर से तो मामला श्रृंगारस का ही चला, लेकिन कुछ ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने वीरता का वीरपूर्ण काव्य का भी सृजन किया, जिनमें विशेष नाम आता है रीतिकाल के अंदर भूषण का। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी, क्योंकि भाई थे तो वही होंगे।
चित्रकूट के राजा रुद्रशाह, लिख लीजिए ये एरो लगा के, जहाँ भूषण की डिटेल लिख रहे हैं वहाँ लिखिए चित्रकूट के राजा रुद्रशाह सोलंकी ने इनको भूषण उपाधि से सम्मानित किया। पूछा जाए भूषण को ये उपाधि किसने दी, तो चित्रकूट के राजा रुद्रशाह सोलंकी ने। इस उपनाम से ये माफ़ कीजिए, इस उपनाम से ये इतने प्रसिद्ध हुए कि इनका वास्तविक नाम किसी को अब तक है जो ज्ञात ही नहीं है। जनश्रुति के अनुसार ये रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि चिंतामणि, मतीराम और जटाशंकर के क्या भाई माने जाते हैं, जैसे कि ऊपर जिक्र हुआ है। और इनकी मृत्यु 1772 में, संवत 1772 में होती है। आगे हम बात करें तो ये कई राजाओं के दरबार में रहे, किंतु इनका जो वीर काव्य है, वीर काव्य के जो नायक हैं वो हिंदवी साम्राज्य संस्थापक वीर शिरोमणि शिवाजी है जो रहे हैं इनके वीर काव्य के नायक। ये अनेक राजाओं के आश्रय में रहे, किंतु महाराज छत्रसाल और शिवाजी इनको अति प्रिय थे। तो विशेष तौर से जो वर्णन किया है भूषण ने वो छत्रसाल और शिवाजी इनके अति प्रिय थे इनका किया है। उस समय वो आपने देखा भी होगा, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, विजय न डुलाती थी वे विजय न डुलाती है। ये जो है इन्हीं का है। ये कई बार उदाहरण देखने को मिलता है। उस समय औरंगजेब की कट्टरता और हिंदुओं के प्रति उसके विद्वेष ने विरोध की ज्वाला को प्रचंड कर दिया था। मुगल शासन से परित्राण पाना वीरों का ध्येय हो गया था। पंजाब में गुरु गोविंद सिंह चिड़ियों से बाज लड़ाने का उद्घोष कर रहे थे। बुंदेलखंड में वीर छत्रसाल मातृभूमि की मुक्ति हेतु संलग्न थे। तो दक्षिण में छत्रपति शिवाजी ने बीजपुर की आदिल शाही और उत्तर में औरंगजेब की नाक में दम कर रखा था। इसीलिए वीरता की अग्नि को प्रचंड ज्वाला बनाने में कवि भूषण पहले महाराज छत्रसाल के दरबार में रहे और फिर छत्रपति शिवाजी के दरबार में रहे। भूषण राजाश्रय में रहे, परंतु विलासी राजाओं का आश्रय जो नहीं लिया। इसलिए भूषण ने क्या लिखा है कि ब्रह्मा के आनन ते निकसित अत्यंत पुनीत तिहु पुर मानी, राम युधिष्ठिर के बरने बलमीह किहु व्यास के अंग सुहानी, भूषण यों कलि के कवि राजन के गुण पाए नसानी, पुण्य चरित्र शिवा सर जासर नहाय पवित्र भई पुनि बानी। तो ब्रह्मा के आननते निकसते अत्यंत पुनीत तिहु पुर पानी, ये पंक्ति है जो लिख लीजिएगा आप, भूषण साहब की पूछा जा सकता है। अब देखिए इनके शिवराज भूषण ग्रंथ लिखिए, इनके भूषण साहब के ग्रंथ लिखकर लिखिए शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, ये इनके प्रिय आश्रयदाता रहे हैं। इनके बारे में ये इनके प्रिय शासक रहे थे। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास और भूषण हजारा नामक ग्रंथ है जो मिलते हैं। तो शिवा बावनी, छत्रसाल दशक और भूषण हजारा ये कई बार है जो पूछे गए हैं, ध्यान में रखिएगा। रीतिकाल के कवि होने के कारण कवि भूषण ने अपना जो शिवराज भूषण है ये अलंकार ग्रंथ के रूप में बनाया। शिवराज भूषण किस प्रकार का अलंकार ग्रंथ है एक। वैसे अलंकार निरूपण की दृष्टि से इसे कोई उत्तम ग्रंथ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसमें लक्षणों की भाषा में भी स्पष्टता का अभाव है, उदाहरण भी कहीं कहीं ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी इसको अलंकार ग्रंथ की श्रेणी में रखा जाता है। इस प्रकार आचार्य का जो काम होता है, आचार्य जो कार्य होता है, इसमें भूषण इतने सफल है जो नहीं हो पाए जितने ये कवि कार्य में है, जो कवि का जो धर्म होता है, कवि का जो काम होता है उसमें प्रसिद्ध हुई हैं। विषय के अनुरूप जिस ओजपूर्ण वाणी की अपेक्षा होती है वह इनके काव्य में सर्वत्र और स्पष्ट है जो परिलक्षित होती है। इनकी ओजपूर्ण कविता से पाठक वीररस जनित शक्ति स्फूर्ति का जो अनुभव करता है और आनंद विभोर हो जाता है। एक उदाहरण द्रष्टव्य है, ये उदाहरण आपने और पुस्तक में भी देखा होगा जो अपनी पाठ वाली चलती है उसमें, या पहले और कहीं पढ़ा होगा। इंद्र जिमी जम्भर बांडव सुअम्ब पर, रावण सदम्ब पर रघुकुल राज है, पौन वारि वाह पर शंभु रतिनाह पर जो सहस्त्र बाहु पर राम द्विजराज है, दावा द्रुम दंड पर चिता मृग झुंड पर भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है, तेज तम अंश पर कान जिमी कंस पर त्यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। शिवराज साहब की ये महिमा का यहाँ पर वर्णन किया है इन्होंने, ठीक है। तो ये हो गया साहब अपने भूषण साहब। आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। 3-4 कवियों की जितनी भी रचनाएं वगैरह जितना भी कुछ विशेष चीज़ें हैं
वो सारी की सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। कल जैसे अपनी क्लास होती है उससे पहले आप उनको अच्छे से रिवीजन कर लिया करें, ताकि अब ये थोड़ा सा बचा है, आधी से कम किताब बची है, आराम से हो जाएगी। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, आप शेयर कर दें सभी दोस्तों के साथ। पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से। और मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है दूसरा, आदि की आवाज़, जिस पर मोटिवेशनल वीडियो और कविताएं हैं जो अपलोड की जाती है मेरे द्वारा, तो उस पर भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलता रहेगा, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।